एक्सरसाइज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, 6 का मैंने आपको होमवर्क दिया था जो सेम था क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें 7 वाला। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अब देखिए उसका कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन का। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे बेटा आपके पास एक वैल्यू है 4, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर आप उसका स्क्वायर रूट लो तो आंसर क्या आगे देखिए 4 स्क्वायर किसका होता है 2 का। परफेक्ट है ना, कोई पॉइंट वगैरह में आंसर नहीं आया, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर होना। यानी 4 वाकई में किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 2 है। अब मैं आपको कहूँ 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कौन सी वैल्यू को मैं आपस में यानी देखे ना 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4। इसी तरह किस 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए या इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये कोई सिंपल नंबर दे, ऐसा तो नहीं है। 5 तो देता नहीं है किसी का, 4 तो दे रहा था, इससे ज़्यादा भी देते हैं। बस मैंने एग्जांपल 2 आपको कंपैरिजन करने के लिए दी। तो इसमें 5 में अगर मैं कुछ डाल दूं या कुछ निकाल दूं इसमें से कि ये वो वाला नंबर बन जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर देता है तो हमारा काम हो सकता है। जैसे अगर मैं 5 में से 1 निकालूं तो क्या बन जाएगा 4। तो क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम कहेंगे है, हमने अभी देखा है 2 का। तो बेटा इसका मतलब इस क्वेश्चन में यानी 5 में एक्स्ट्रा डाला हुआ था कुछ जो हमने निकाल दिया, या हम कुछ और ज़्यादा डाल देते तो देखिए ना 5 में 4 डाल देते तो क्या बन जाता 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। यानी कुछ डाल दें या कुछ निकाल दें जिससे वो अपने परफेक्ट स्क्वायर की तरफ जाए। मोस्टली तो हम निकालते ही, डालने वाला काम ज़रा इधर बढ़ जाएगा। तो बेटा यही उसने क्वेश्चन कहा, अगर आप देखें कि वो वाला नंबर बताएं कि जो इस बड़ी वैल्यू में से निकाला जाए और ये बाद में जो नंबर बचे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे इस बड़ी वैल्यू में से निकाला हमने 1 तो जो नंबर बचा वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसमें से भी क्या निकालें, इसका तो हमें पता चल रहा था ना, छोटी सी वैल्यू थी, ये तो कोई बड़ा नंबर है। अब मुझे क्या पता मैं इसमें से क्या निकालूँ को जो बाकी बचे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ये तो है यूनिट 10 100,000 1,90,000। अब 1 निकालूँ 2 निकालूँ 3 निकालूँ 4 निकालूँ 10 निकालूँ 100 निकालूँ 200 निकालूँ, मतलब हमें नहीं पता। तो इसके लिए फिर हमें एक मेथड अपनाना पड़ेगा। ये सारा कुछ रफ वर्क था। हम देखेंगे हमारे पास जो नंबर है बेटा, जो लीस्ट नंबर आएगा ना हमारे पास वो कैसे आएगा। अगर आप इस नंबर का किधर गया लीस्ट नंबर फाइंड करते हैं, हमने कहा लीस्ट नंबर फाइंड करना है। अगर आप इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट लो तो आपके पास देखिए, अब जब आप जब रूट लेते हो ना किसी वैल्यू का तो अगर तो वो पूरी टेबल पे डिवाइड होती हो तो नीचे कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर हाँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो ना, 26 को सपोज 5 पे किया तो क्या बचा इसमें से 1। तो वो जो एक्स्ट्रा बचता है ना हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इसमें एक्स्ट्रा डाला हुआ था, जो निकल जाता तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता। इसी तरह हम इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और जो एक्स्ट्रा नीचे बच जाएगा हम कहेंगे हाँ ये वो एक्स्ट्रा था जो इस नंबर में डाला हुआ था। तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट लिया। सबसे पहले बनाए पेयर 3 3 9, आपको पता है परफेक्ट मतलब इसके करीब करीब है तो हमने 3 3 का पेयर निकाल लिया। 3 को 3 में ऐड किया 6 आ गया। 10 में से 9 निकालें क्योंकि पूरा पेयर 10 का है, 1 बचे, 90 का पेयर आगे उतारा। ये अब आपको पता होना चाहिए बेटा ये कैसे मैं जो इसकी जो डिवीजन कर रही हूँ क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा की हुई। हम इसके साथ क्योंकि एंड पे 0 है यहाँ तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो वो छोटा आएगा, 2 2 4 हम रखते हैं। या 0 है ना हम 5 रख के देख लेते हैं क्योंकि लास्ट पे 0 या 5 आ जाए ना तो चांसेस होते हैं कि वो 5 पे हो सके। बहुत बड़ा आ रहा है, हम रखते हैं 3 3 9 और ये देखिए ये 189 आ गया, बड़ा करीब करीब आ गया। ये रखा यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, 190 में से 189 निकाले 1 बचा। फिर एंड वाली रकम क्या है 3, लास्ट वाली रकम ऐड करते होते हैं, ये आ गया 66 एंड आगे वाला पेड़ उतारा 187। अब देखें मैं 66 का क्या रखूँ, 1 भी रखूँगी तो ये 661 हो जाएगा और ये तो 100 है, यानी इससे आगे मैं क्वेश्चन बढ़ा नहीं सकती। हाँ अगर मैं पॉइंट लगाऊँ तो एक अलग बात है, लेकिन हमने तो पॉइंट में जाना ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं आना ना,
इसका मतलब 187 वो नंबर, यानी इतना ये एक्स्ट्रा डाला हुआ था इसमें जो इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा था। सो हम कहेंगे जैसे यहाँ पर वो 1 था ना जो एक्स्ट्रा था इसमें 26 में, अगर हम 25 लगा देते तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन 26 था, एक ज़्यादा था जैसे मैंने यहाँ बताया। तो इस तरह मैंने डिवाइड के मेथड से ये फाइंड आउट कर लिया कि बेटा इसमें 187 जो है वो ज़्यादा अमाउंट है, क्वांटिटी ज़्यादा है नंबर्स की। तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर या लीस्ट नंबर भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हो, वो है 187। तो ये आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करें बुक से, अपनी बुक सामने रखें। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ग्राउंड ऑन अ सर्कुलर रीजन एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इज़। उसने कहा है लेवल करना है ग्राउंड को, यानी आपके पास एक ग्राउंड है, उसको आप तो ग्राउंड को करना है लेवल, यानी लेवल करने का मतलब है उसने एक सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कल का ग्राउंड है, ठीक है, यानी पार्क कह लें आप, ग्राउंड कह लें, उसके ऊपर मट्टी से उसको लेवल करना होगा, बराबर करना होगा। अब वो कह रहा है कि अगर हम लेवल करें ना ग्राउंड को, तो द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, जो कॉस्ट पैसे पड़ रहे हैं उसको लेवल करने के लिए, वो क्या हो रहे हैं, यानी अभी पता नहीं कितना एरिया होगा इसका। उसने कहा सपोज कि 1 स्क्वायर मीटर पर 2 रुपीज़ आ रहे हैं, मैंने एक आइडिया दी, इतने हिस्से पर 2 रुपीज़ आ रहे हैं, एक यूनिट बता दिया कि 1 स्क्वायर पर ना, यानी एक डब्बे पर। अब स्क्वायर का मतलब होता है ना, 1 पर स्क्वायर मीटर से हम हिसाब लगाते होते हैं और उससे जितने स्क्वायर चाहिए होते हैं उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसने कहा उस पर 2 रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है, और जो ओवरऑल पैसे हैं ना वो आ रहे हैं, वो हैं इतने। तो अब रेडियस फाइंड करें, यानी उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे के जो है ना वो कर दिया मिक्सअप, यानी फाइंड करना है जी इसमें रेडियस आर लिख दें या पूरे का पूरा आर, रेडियस RADIUS लिख दें। अब हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चन में, जो लेवलिंग वाला क्वेश्चन होता है उसका आपके पास ना एक फॉर्मूला है कि आप देखें अगर कि जब आपके पास वो सर्कुलर रीजन की बात करता है ना बेटा और एरिया का जिक्र करता है, तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो स्पेसिफिक इस तरह के क्वेश्चन में यूज़ होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दी है, आपने वो फॉर्मूला ये लर्न कर लेना है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट पर स्क्वायर मीटर। मेरी यहाँ स्पेस कम है तो मैं ज़रा छोटा लिख रही हूँ, मैं साथ साथ बोल रही हूँ, राइट कर लें। ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें से क्या क्या दिया हुआ है, हमें दी हुआ है एरिया, अभी नहीं देखते, एरिया भी ऐसा नहीं दिया ना, एरिया तो एरिया के बराबर रख रहे हैं। टोटल कॉस्ट दी हुई थी ये उसने, जो मैंने साइड पे लिखी थी, आप चाहें तो आप अलग से पहले ऊपर यहाँ लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या है जी हमारी, वो है ₹4928, ठीक है, रुपीज़ पहले लिखते होते हैं जी। टोटल कॉस्ट की जगह लिख दिया मैंने 4928, रेट पर स्क्वायर मीटर का कितना रेट था 2 रुपीज़, तो हमने इसको ज़रा डिवाइड कर लेते हैं, क्या भी इसको ऐसे रहने देते हैं, यानी ये लिख देते हैं यहाँ पर 2 9 2 3 6, माय गुडनेस, 2 3 कहाँ गया, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हाँ जी, तो ये हो गया, ओहो सॉरी 2 4 8 था, मुझे लगा 1 कह दिया है, यानी अगर आपने कटिंग की तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया ये। अब बेटा हमारे पास था ये एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन के बराबर, यानी अगर मैं एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन निकालती हूँ तो वो ये निकलता है। हमें एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन नहीं चाहिए, हमें इसमें से आर चाहिए, तो इसकी जगह एक एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, देखिए सर्कल का एरिया, सर्कुलर रीजन बोलते हैं या सर्कल बोलते हैं, सर्कल का एरिया का कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 में, मैंने आपको बताया था कि जब सर्कल की एरिया की बात है ना उसका फॉर्मूला लाजमी यूज़ होता है πr²। तो यानी इसकी जगह अगर मैं एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का फॉर्मूला लिख दूँ, इसके ये इसके बराबर होता है, फिर इक्वल वैसे ही और ये वैल्यू ऐसे, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, बिल्कुल। अब देखिए इसमें से क्या मिल जाएगा आर, और हमें वही चाहिए, तो ऐसे करते हैं, पाई की जगह पाई की वैल्यू लिखाएं, जो हमें कल पता थी 22/7, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं।
2464 आ जाएगा। हमें आर चाहिए, इन दोनों को उठा के उधर ले जाऊँ मैं, आर यहाँ अकेला रह जाएगा और ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मिक्सर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके डिवाइड हो चुकी है। बात मैंने आपको कल समझाई थी ऐसे क्यों है। जो चीज़ ऐसे होती है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, वो तो उससे जाके रेसिप्रोकल हो जाती है पूरी पूरी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, अगर आप उसको कलेक्टिवली देखें। तो इसको क्या करूँगी मैं, सॉल्व, इस सारे को करें सॉल्व। अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 2 1 2 2 2 4, ये आ गया। अब इसकी और कटिंग हो रही है। अब आपने ये करना है, खुद आपका काम है कि आप लोगों ने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इस पे डिवाइड करना है 11 पे। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो नेक्स्ट फिर जो भी आंसर आएगा आप उसको आगे से स्क्वायर फाइंड कर। जैसे मैंने इसको आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 11 पे डिवाइड कर देना है। ये आपका काम खुद है। जो भी आपके पास आंसर आता है बेटा, तो उसका वो समझे वो आर स्क्वायर का आंसर होगा, यानी यहाँ पर वो आर स्क्वायर का आंसर आ गया। लेकिन हमें आर स्क्वायर का आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर का आंसर। तो आपने लास्ट में फिर उस आंसर का क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कल बात हमने स्क्वायर रूट वाली भी डिटेल में पढ़ी थी। तो ये फिर आपका आर का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यानी आर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा वो क्या कह रहा है, बुक से रीड करें आप लोग। द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज़ दिस। उसने कहा वो प्लो कर रहा है, खेत में हल चला रहा है, एक स्क्वायर फील्ड है, यानी इस तरह का फील्ड है, बॉक्स की तरह का, स्क्वायर शक्ल का, जिसकी सारी साइडें बराबर हैं, इसलिए स्क्वायर का वर्ड यूज़ किया उसने। साथ में वो ये कह रहा है कि उस पे जो पूरी कॉस्ट आ रही है ना, पैसे पड़ रहे हैं इस पे, खेत पे हल चलाने के, मेहनत के, मजदूरी के, पानी, जो भी मतलब जितने भी ओवरऑल खर्चे आए, वो पैसे जो उसने कहा वो पड़ रहे हैं, वो आपके पास पड़ रहे हैं जी। ये आप पूरी लाइन लिख दीजिएगा, कॉस्ट ऑन प्लॉइंग। ठीक है, वो आ रहा है रुपीज़। ये प्लॉइंग की स्पेलिंग ज़रा ठीक कर लीजिएगा, कहाँ गया, 2450 एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर 10 स्क्वायर मीटर, यानी 2 रुपये पड़ रहे हैं हर 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर, यानी हर 10 मीटर स्क्वायर पर 2 रुपये से अगर आपको उसकी अमाउंट लग रही है पैसों की, तो उसने आगे लेंथ फाइंड कर दी है, यानी उसने बताया कुछ और फाइंड लास्ट पर उसने कहा ये एक साइड मालूम करो कि असल में वो कितना, खेत की लंबाई कितनी। अच्छा जी, अब बेटा इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हम ज़रा यूनिटरी मेथड से करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसने। अब मैं करती हूँ द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग। अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट न बनाऊँ, द कॉस्ट ऑफ, इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, इफ़ द कॉस्ट लिख देते, इफ़ द कॉस्ट इज़ 2 देन एरिया की बात कर रहा है ना वो आपके पास। तो हम कहते हैं कि अगर इतना हो तो उसका एरिया जो पड़ता है हमें, वो आपके पास था ना 10 मीटर स्क्वायर, यानी उसने 2 रुपये के लिए कह दिया है 10 रुपये पड़ रहे हैं, 10 मीटर पर 2 रुपये लग रहे हैं हल चलाने के लिए। और वो कह रहा है कि इतने पर कितने लगेंगे। हम जब आपके पास इस तरह कोई क्वेश्चन हो ना बेटा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपको कहूँ कि आपके पास 10 कैंडीज़ जो है वो 20 रुपीज़ की आ रही हैं, तो एक कैंडी कितने की होगी, 10 कैंडीज़, 10 जो आपके पास कैंडीज़ हैं वो 20 रुपये की आ रही हैं, तो एक कैंडी कितने की मिलेगी आप कहोगे एक 2 रुपीज़ की पड़ेगी, क्योंकि 2 करते हुए 2 10, 2 10 2 20, आपको पता चल गया। यानी आपको, और फिर मैं अगर आपको कहूँ कि 10 कैंडीज़ आ रही हैं 20 रुपीज़ की, तो 20 कैंडीज़ कितने की आएंगी, आप पहले कहोगे कि 10 कैंडीज़ थी वो 20 रुपीज़ की आ रही थी, इसका मतलब एक कैंडी हुई 2 रुपीज़ की। अब हमने निकालनी है 20 कैंडीज़, तो 20 कैंडीज़ कितने की आएंगी, आप जो है आपको एक की अमाउंट पता है, आप 20 की निकाल लोगे, आप एक की अमाउंट को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 20 की अमाउंट भी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर आपके पास देखिए ना, आप जैसे आप उसने कहा है
टू पीस लग रहे हैं इस पर, यानी 10 रुपीज़ में इतना आ रहा है, तो 20 में कितना आएगा, यानी इसमें कितना आएगा। तो आप पहले निकालिए एक की कीमत, यानी एक कैंडी की कीमत थी यहाँ 2 रुपीज़, और आप देखेंगे कि एक स्क्वायर पर कितने पैसे लग रहे हैं, फिर बाकी यानी एक स्क्वायर पर इतने पैसे लग रहे हैं और बाकियों पर यानी एरिया इतना निकल रहा है, तो बाकियों का फिर एरिया किस हिसाब से होगा। ठीक है, तो अगर हम लिखें कि इफ़ द कॉस्ट इज़ 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ के लिहाज से भी तो देखें ना हम, देन एरिया, ये मैंने लाइन इसलिए लगाई है, मतलब यही वाली लाइन दोबारा यहाँ लिखने की। अब इस बात का ख्याल रखना है कि ये इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। जब आप किस तरह क्वेश्चन इस तरह से करते हो ना कि 2 की 10 है, 1 की कितनी होगी, तो इसको हम कंपेयर करना कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। आपने डायरेक्ट वो एरो वाले क्वेश्चन भी छोटी क्लासेस में किए होंगे, इससे 7th क्लास में, कि एरो वाले क्वेश्चन होते थे ऊपर नीचे जाने वाले, वो वाले क्वेश्चन की तरह है, वो ऐसे भी कर सकते थे और इस तरह से भी वो कर सकते थे। तो जब आपने एक की कीमत निकाली हो ना, तो जो यहाँ लिखा होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, और जो ये लिखा होता है उसको इस पर डिवाइड कर देते हैं। देखिए हमने ऐसे निकाली थी ना, अगर मैं यहाँ निकालती टोटल कैंडीज़ को अमाउंट ऑफ, यानी टोटल पैसों को अमाउंट ऑफ कैंडी पे डिवाइड कर देती, तो एक कैंडी की कीमत आ जाती। तो इसी तरह पूरे 10 स्क्वायर मीटर को जब एक की कीमत पर डिवाइड किया तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा, जो कि हम कहेंगे 5 है, यानी 5 आ गया। हमने कहा 2 रुपीज़ पर कॉस्ट पड़ रही है तो एरिया इतना बनता है, 1 रुपीज़ कॉस्ट है तो एरिया इतना बन रहा है। अब हमने कहा इफ़ द कॉस्ट इज़ इतनी रुपीज़ कॉस्ट हो तब कितना एरिया बनेगा। हमें तो मसला अपने एरिए से था, इसलिए हमने पूरी इतनी स्टोरी बनाई अपनी। तो जब फिर हम क्या करते होते हैं, मैंने आपको कहा था ना 20 को यानी मल्टीप्लाई की जितनी हमें अमाउंट चाहिए होती है, जितनी कैंडीज़ चाहिए थी हमें, हमने उसको एक कैंडी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें जितने पैसों, हमें जितना एरिया चाहिए, हम उसके पैसों को एक वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उसके पैसों को हमने एक वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमने उसकी अमाउंट को एक से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं कैंडी वाली एग्जांपल से नहीं, तो कि आपको क्वेश्चन ज़रा समझ आए। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा आपके पास, जी मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है, तो आपके पास ये आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अब इसका मतलब ये हमारे पास एरिया आ चुका है। मैं अगर पूरी लाइन ना लिखूँ, सिर्फ एरिया लिखूँ, एरिया ये आ गया, एरिया हम निकाल रहे थे ना। अब एरिया तो आ गया, उसने कहा था जी आपने क्या निकालना है, उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा था कि लेंथ फाइंड करें आप स्क्वायर की। अब देखिए, अब ज़रा मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास ये एक स्क्वायर शेप है, इसके एरिया का क्या मतलब है। अब देखें ना, ये असल में ये इसका पूरे का एरिया निकला है, क्योंकि पैसे इस पूरे पे लग रहे थे, जो एरिया आया वो इस पूरे का आया। पहले हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी हमने उसको यूज़ करके पूरे का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा इसका एरिया का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ निकल गई, उसके एरिया फार्मूला यही होता है ना, यानी लेंथ और विड्थ निकल गई। और अगर उसने ये ओवरऑल दी हुई है, आपको पता है जितनी लेंथ है उतनी विड्थ होगी, जितनी ये साइड उतनी ये साइड। आप स्क्वायर कह दो, इसको डब्ल्यू कह दो, इसको डब्ल्यू कह दो, स्क्वायर कह दो, बात एक ही। तो इसका मतलब ये है कि इसकी दो साइडें आ गई हैं, और अगर एक साइड निकालनी है, यानी लेंथ फाइंड करने को कह रहा है, या इस साइड को कह लें कि ये साइड फाइंड करने को कह रहा है, तो आपको पता है जब आपके पास एक साइड फाइंड करने के लिए कहा हो, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में किया था कि लेंथ फाइंड करने के लिए एरिया का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है ना, दो साइडों का स्क्वायर रूट लिया, एक साइड बराबर आ गई, इक्वल डिवाइड हो जाता है ना। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास लेंथ होगी, यही हमें चाहिए था। यानी पहले हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाई, हमने उसमें से एरिया निकाला पूरे का पूरा, उस एरिया की मदद से हम लेंथ निकाल सकते थे, क्योंकि हम इन चीज़ों की मदद से, ये 2 रुपीज़ दिए थे, 10 दिया हुआ था, ये दिया हुआ, इससे हम एरिया नहीं, इससे हम लेंथ नहीं फाइंड कर सकते थे। हमने लेंथ को फाइंड करने के लिए पहले एरिया बनाया, देन एरिया से आगे लेंथ फाइंड की। ठीक है, अच्छा पेयर बना लिए हमने, 1 1 0 1 आ गया आपके पास, ये मैंने यहाँ लिख दिया, आप चाहे इसको ना लिखें क्योंकि ऊपर लेंथ लिख चुके हैं। नीचे 0 बचा, 22 का पेयर आ गई, 0 उतारने की जरूरत नहीं है। 1 में 1 डाला, 2 के साथ 1 और 1 डालूंगी तो 21 आ जाएगा ना, सबसे छोटा पेयर यही होगा, इससे बड़ा लेके जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। 2 के साथ 1 और यहाँ 1 लगाएं, 21 1 जा 21, क्योंकि 22 है। अगर मैं यहाँ 2 2 लगाती तो वो बड़ा हो जाना, तो 22 से इसलिए हमने 1 1 ही यूज़ किया। 1 बचा, 5 और 0 उतारा, इसमें लास्ट वाली वैल्यू यानी 1 ऐड करें तो ये होता है 22। अब हमने करना है, तो इसका मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट्स वीडियो बंद हो गई थी दरमियान में हमारी, तो अब आप देखें दोबारा मैं रेज करके फिर आपके लिए कर रही हूँ।
अब देखिए हमने बेटा यहाँ पर ये, अब देखें कि 222 के साथ अगर मैं 1 भी लगाऊँ, यहाँ भी 1 लगाऊँ और यहाँ भी 1 लगाऊँ, 22 यानी 221 हो जाएगा। यहाँ 1 जार 221 आएगा, तो वो तो 150 से बड़ा होगा। यानी कि मैं 1 भी लिखती हूँ वो तब भी बड़ी वैल्यू आती है। इसका मतलब हमें यहाँ पर, क्योंकि हमें आंसर पूरा पूरा चाहिए, हमें लेंथ चाहिए, लेंथ ओवरऑल होती है, उसके लिए हम छोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा के एक पेयर और करेंगे। खुद पेयर ऐड करते हैं ना तो पॉइंट लगाना पड़ता है। अब अगर वो पेयर नीचे उतरा, क्योंकि हमें चाहिए पॉइंट के साथ, तो पहले एक बात तो ये कि यहाँ पर 0 मैंने अब लगाया है, उस पेयर के देखें पहले एक पेयर उतरा, अब एक और उतारना पड़ा। 2 पेयर उतारने की वजह से लगता होता है 0, वो 0 यहाँ भी लगेगा और वो 0 यहाँ भी लगेगा। और चूँकि पॉइंट भी उतरा है, पहले 0 काउंट हुआ, क्योंकि पहले 2 पेयर उतर गए, साथ पॉइंट भी उतरा, तो जहाँ पर पॉइंट उतरा तो हम 0 के बाद लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये बात थोड़ी सी ट्रिकी है, ये बात ध्यान से देखने वाली है, ठीक है। अब हम वही काम करते हैं, 22 के साथ हम 1 2 3 4 रख के देखते हैं। 5 रखेंगे तो 5 20 5 20, ये छोटा आएगा। 6 रख के देखते हैं, 13 आ गया, ये भी छोटा है। 7 रख के देखते हैं हम, यानी इसके साथ वैल्यूज़ रख के देख रही हूँ। वो 4 7 0 0 और 0 में डाले 4 तो 4 आ गया। ये आ जाएगा बड़ा, क्योंकि 15 4 की लाइन में आ गया और ये 13 में, यानी हमने यहाँ भी 6 लगाया, यहाँ भी 6 लगाया, तो आ गया आपके पास। और यहाँ पॉइंट भी आना है ना यहाँ पर आपके पास, क्योंकि ये 0.6 था, तो ये मल्टीप्लाई भी किससे हुआ, 0.6 से। 1 2 वैल्यूज़, मैंने आपको पॉइंट लगाने का मेथड बताया था कि पॉइंट से पहले जितनी वैल्यूज़ हो उनको देख लेते हैं और इधर से सोच के पढ़ के 1 2 उसके बाद पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ के बाद है और यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ के बाद, उतनी वैल्यूज़ के बाद ही आता होता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो अप्रॉक्सीमेटली भी लगा सकता है यानी किसी को समझ नहीं आ रही ऑन द स्पॉट। अब ये आगे चलता रहेगा, आप इसको माइनस करके नीचे आंसर लिखिएगा। अब इस तरह चलता रहेगा। इसका मतलब हमें एटलीस्ट 3 4 वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ हमें चाहिए थी कि उसने फाइंड करा था लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी पूरी नहीं निकली, यानी अब अप्रॉक्सीमेटली निकल गई है, हम कहेंगे वो आ गई है 110.6 और ये आई है तकरीबन बराबर, तो हम लिखेंगे नियरली इक्वल आई, ठीक है। यहाँ फिर आप इसके लिए ये वाला आप दोनों सिंबल ऐसे यूज़ कर लें, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, इसको अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ऐसे सिंबल यूज़ करें, इक्वल की जगह ये आ जाता है। इसका मतलब होता है कि ये लेंथ पूरी नहीं आई, यानी तकरीबन उसके बराबर आ गई है, हमारे आंसर के करीब। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट की है और आगे जैसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इस तरह से, ये आज के लिए इतने काफ़ी क्वेश्चन बेटा, इसको ध्यान से कर लें। कल जो है एक रह गया और कल 2.9 साथ स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छी तरह नोट करें। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं। इसके साथ जो आपका आज का होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs करने हैं आज बुक पर खुद से, ठीक है। जितने भी MCQ जो रह गए थे, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि जो रह गए हैं आपके, वो आपने आज बुक पे कर लेने हैं और जो नहीं होंगे वो आपने मुझसे पूछ लेने हैं साथ साथ, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम 2.9 और इसका लास्ट क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे। तो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।